ईटी 11 दूरियां क्यों? काव्या ने सोचा था कि एक दिन वो और कबीर एक साथ रहेंगे। आखिर वो इतना जिद्दी और अड़ियल था। लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि ये लड़की अचानक से यूं उसकी जिंदगी में आ जाएगी। सॉरी काव्या, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें किसी और से ऐसी खुशी मिलती हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। कबीर, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। बहुत छोटी उम्र से ही मेरी ख्वाहिश थी एक दिन तुमसे शादी करने की। काव्या को देखकर कबीर का दिल पसीज गया। ठीक है काव्या, मैं बस तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इस पर काव्या ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि तुम एक न एक दिन उसे डिवोर्स दे दोगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उधर श्रेया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर नौकरानी को लगा कि वो शायद गुस्से में है। वो उसके पास गए और बड़े ध्यान से बोली, मैडम सर और काव्या मैडम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो बहुत करीब हैं। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका रिश्ता बिल्कुल बेदाग है। श्रेया जानती थी कि नौकरानी को गलत फहमी हुई है। उसने तेजी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफकोर्स उनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं? जी हाँ, ये तो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब ये पैदा हुए थे। इतने लंबे समय से, श्रेया ने मन ही मन सोचा, फिर तो इनका रिश्ता काफी बढ़िया होगा। जी हाँ, काव्या मैडम बहुत गुस्से वाली हैं। लेकिन कबीर सर हमेशा उनके सामने हार मान लेते हैं। ये लोग बचपन से ऐसे ही हैं। लेकिन मुझे इनका रिश्ता एकदम भाई बहन जैसा लगता है। मैडम, अच्छा होगा अगर आप गुस्सा न हो। आप तो जानते ही हैं कि सर की बीमारी के चलते वो किसी औरत को छू नहीं सकते। जाहिर सी बात थी, श्रेया को ये सब पता था। अंदर ही अंदर उसे कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जिस लड़की से प्यार करता है, उसके सामने होते हुए भी उसको छू नहीं सकता था। उसने पता नहीं इतने सालों तक ये सब कैसे सहन किया। श्रेया नाराज नहीं थी। वो बस ये सब जानना चाहती थी। उसने नौकरानी से कहा, चिंता मत करो। मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस पूछना चाहती थी। मैं कबीर को समझ सकती हूँ। मैं उससे गुस्सा नहीं होंगी। श्रेया की यह बात सुनकर उस नौकरानी को श्रेया और भी अच्छी लगने लगी। उसने कहा, मैडम आज तक मैं जितनी भी औरतों से मिली हूँ, आप उनमें सबसे सुंदर है और आप बहुत अच्छी है। आप और सर साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आप देखना, आप लोग आगे भी हमेशा बहुत खुश रहोगे। श्रेया को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। शुरुआत से ही वो जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कबीर ने उससे कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ पहले ही साफ बता दिया था। इसलिए गुस्सा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। श्रेया ने पूछा, लेकिन जब इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है तो इनके परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी क्यों नहीं दी? नौकरानी ने जवाब दिया, काव्या मैडम उनके परिवार की तीसरी बेटी हैं। लेकिन बड़े साहब मतलब कबीर के दादाजी को उनका परिवार कभी पसंद नहीं था। लेकिन उनको इस रिश्ते से कोई खास दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन फिर सर एकदम से बीमार पड़ गए। फिर उनका परिवार चाहता था कि सर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन सर अपनी जिद पर अड़े रहे और काव्या मैडम भी कुछ न कुछ गड़बड़ करती रही और वो नहीं चाहती थी कि सर किसी और लड़की से शादी करें। इसीलिए ये सब ऐसे ही चलता रहा। जब नौकरानी ने श्रेया को गौर से सब कुछ सुनते हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है। सर और आप एक शानदार जोड़ी है। आप भी बहुत सुंदर हैं और सर भी।
भविष्य में जब आप लिटिल कबीर को जन्म देंगे, वो दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी होगा। श्रेया ने लगभग खून की उल्टी कर दी थी। बेशक वो कबीर के साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। किसी भी हालत में यह कभी नहीं हो सकता था। आखिरी बार कबीर ने उसे सिर्फ इसलिए छुआ था क्योंकि उसने उसको ड्रग्स पिला दी थी। वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती थी। श्रेया को यह अजीब लगा। उन्होंने कबीर की बीमारी का इलाज करने की कोशिश करने के लिए और लड़कियों को क्यों नहीं ढूंढा। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो समझ गए। शायद इसलिए क्योंकि कबीर को काव्या से बहुत प्यार था, इसलिए वो किसी दूसरी औरत को छूना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसके कारण यह सब हो गया। श्रेया ने ये सब सोचकर रोते हुए खाना खाया। फिर कबीर घर के अंदर आया। उसने श्रेया को खाते हुए देखा। वो बहुत बेढंगे तरीके से सोफे पर बैठी थी। उसने गुस्से में बोला, क्या तुम थोड़ी सफाई से रह सकती हो? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। अब ये कैसे साफ नहीं है? कबीर उसको अपने हाथों से खाना खाते हुए देखता रहा और उसको अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें नहीं है तमीज ढंग से खाना खाने की। हर कोई काव्या की तरह नहीं होता। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे बाप ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा और मेरी माँ मुझे बेच देना चाहती थी। पैसों के बदले में तो किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाई, लेकिन हर किसी के पास तुम लोगों की तरह वक्त नहीं होता। ये तमीज वमीज के बारे में सोचने का मेरे लिए जीना ही अपनी इज्जत करना है। इसीलिए मैं यह सब नहीं जानती और मैं कभी काव्या जैसी नहीं बन पाऊंगी। कबीर की तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, अगर तुम्हें मुझे खाते हुए देखने से इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खाऊंगी। तुम भी ज्यादातर घर पे नहीं रहोगे, क्योंकि उसके पास काव्या थी तो जाहिर है वो उसके साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करता बजाय घर पर रहने के। कबीर ने गुस्से में कुछ नाक से आवाज करी, सही कहा तुमने, काव्या बहुत तमीजदार लड़की है। कम से कम तुम्हारी तरह वो हाथों से खाना तो नहीं खाती। जब उसने ये सब कहा तो उसकी आंखें श्रिया के गंदे हाथों पर ही थी। श्रिया ने नीचे देखा, उसको थोड़ी शर्म तो आई, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको इस सब की आदत हो चुकी थी। श्रिया ने जल्दी से एक करके अपनी उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। कबीर जैसे इंसान के साथ रहना सच में एक टार्चर है। कोई हैरानी नहीं कि लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी औकात के लोगों में ही शादी करनी चाहिए। वो और कबीर इसका एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल थे। उसने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वो उसे घूरे जा रहा था। वो उसको इतने गुस्से से देख रहा था कि मानो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब उसने इतना भी क्या कर दिया था कि उसको इतना गुस्सा आ रहा था। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने खाना नहीं खाऊंगी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। उसकी काव्य जरूर बहुत सुंदर थी, तमीजदार थी, लेकिन वो उस जैसी नहीं थी। उसने डरते हुए हल्के से मुस्करा दिया, लेकिन कबीर वहां से दुखी होकर बिना कुछ कहे चला गया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया। यूं ही अपनी उंगलियां मुंह में डालकर चाटना शुरू मत कर दिया करो। उसने पीछे मुड़कर उसके उंगलियों की तरफ घूरा, खासकर किसी मर्द के सामने क्या? श्रेया ने जल्दी से अपनी उंगलियों को देखा और उन्हें झाड़ने लगी। उसको समझ नहीं आया कि कबीर ने क्या कहा। कबीर ने सिर हिलाते हुए सोचा, यह लड़की सच में कितनी बेवकूफ है। उसके बाद जल्दी से श्रेया हाथ मुंह धोकर बेडरूम में चली गई। कबीर उधर टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठा था। उससे धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और वो बहुत ही सुंदर और तरोताजा लग रहा था। उसकी बॉडी पर लाइट पड़ने की वजह से वो और भी शानदार लग रहा था। वो कैजुअल ढंग से बैठा था, लेकिन वो हर तरह से सुंदर ही लगता था। श्रेया चलते चलते रुक गई और उसको देखने लगी, फिर चुपचाप अंदर आ गई। लेकिन उसने एकदम से उसे आवाज लगाई, श्रेया। EP 12 ऑडिशन का दिन।
श्रेया ने रुककर पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और बोली, कहो। उसने सीरियसली उसको देखा और कहा, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो यहाँ ज्यादा नहीं आती। आज शायद वो इसलिए आई क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उसको बुरा लगना लाजमी है। अगर काव्या की जगह मैं होती तो मैं भी शायद खुद को संभाल नहीं पाती। मैं भी शायद ऐसा ही करती। मैं समझती हूँ, तुम अपने और उसके रिश्ते पर ध्यान दो। कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। उसने कुछ देर श्रेया को घबराते हुए सब कुछ साफ साफ कहते हुए देखा। फिर दोबारा अपना सर नीचे कर लिया। अगले दिन श्रेया नवी के पीछे पीछे अपने ऑडिशन की जगह तक गई। नवी ने बड़े आराम से उसको कहा, ये टेलीविजन ड्रामा एक पौराणिक कथा है जो एक नॉवेल पर बेस्ड है, तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। हीरो देवेश कपूर है और हीरोइन नीति शर्मा। तुम जिस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो वो एक सहायक भूमिका है। भूतों के शिकारी की यह एक जरूरी रोल है। तो अगर तुम्हें ये रोल मिल जाता है तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। श्रेया ने ध्यान से सब समझते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका आमतौर पर उसे नहीं दी जाएगी। उसे शायद ही कभी ऐसी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन के अवसर भी मिले। स्वाभाविक रूप से वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी। उसने कहा, मुझे यह मौका देने के लिए मैं कंपनी की आभारी हूँ। नवी ने उसे देखा और कहा, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, मुझे आशा है कि आप अच्छा करोगे। श्रेया ने सर हिलाया। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी नवी दीदी। श्रेया पहले से ही इस प्रकार के ऑडिशंस की आदी थी। उसने इस रोल के लिए विशेष रूप से एक छोटी नीली ड्रेस पहनी थी और खुद को तैयार किया था। वो काफी फ्रेश लग रही थी और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली बारी श्रेया की है। निर्देशक और निर्माता जो कि अंदर बैठे थे, अनाउंसमेंट सुनकर उसकी फाइल देखने लगे। एक ऐसी अदाकारा जो ज्यादा फेमस नहीं थी, उसके हिसाब से इसकी प्रोफाइल काफी ताजा थी। लेकिन इतना जरूरी किरदार एक नई अदाकारा को आम तौर पर नहीं दिया जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी कोई नई एक्ट्रेस थी जिसे किसी निर्देशक या निर्माता ने भेजा हो। निर्देशक को मन में यह सोचकर घृणा हुई और उसने सिगरेट निकाल ली। लेकिन जब उसने मुंह उठाकर देखा तो उसे सामने एक सच्ची और ईमानदार दिखने वाली लड़की दिखी। श्रेया ने अपना सिर झुकाकर उसको इज्जत दी। जब उसने वापस सिर ऊपर किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। उसकी आंखें किसी झरने की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ने से वो चमक रहा था। और उसकी लंबी पलकों की परछाई उसकी आंखों के नीचे पड़ रही थी। उसके होठ गुलाब के फूल की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे और किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का चलन था। एक प्राकृतिक तौर से इतनी सुंदर दिखने वाली अदाकारा बहुत मुश्किल से दिखती है। उसने जल्दी से उसकी पोर्टफोलियो देखी। श्रेया तेज फीमेल ऐसा लग रहा था उसकी पोर्टफोलियो नकली थी। उसके पोर्टफोलियो में जितने भी रोल लिखे थे उनमें किसी का भी नाम नहीं था। लेकिन उसको एक बार देखकर कोई उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। पूरा कमरा एकदम शांत था। वहां इतना सन्नाटा था कि कोई सुई भी गिरे तो आराम से सुनाई दे जाए। हर किसी की नजरें श्रेया पर ही थी। नीले रंग में रंगी हुई श्रेया को देखकर सबने महसूस किया जैसे वो किसी झील में गहरे उतर गए हो जहां से वो निकल नहीं सकते थे। रिया भी उधर ऑडिशन के लिए आई थीं।
जब उसने पर्दा खोला और सामने श्रेया को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, ये गंदी नाली के कीड़े जैसी दिखने वाली इतनी सुंदर कब से हो गई। श्रेया ने लंबी सांस ली और उसके हाथ में जो पेपर था उसे पढ़ा। जब उसने बोलना खत्म कर लिया तो उसको मन ही मन लगा कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। उसने सबसे नजरें मिलाने के लिए ऊपर देखा और वो और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसने इस बार भी गड़बड़ कर दी है। लेकिन फिर उसने इस ऑडिशन से कोई खास उम्मीद भी नहीं रखी थी। ड्रामा एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ सालों में वो ऐसे अनगिनत ऑडिशन में जा चुकी थी। उसको असफलता की आदत बहुत पहले से ही हो गई थी। सर, मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। ठीक है, निर्देशक उसकी पोर्टफोलियो ही देख रहा था और उसने श्रेया को नहीं देखा। श्रेया वहां से चुपचाप चली गई। अचानक नवी उसके जाने से पहले उससे मिलने आई। उसकी आवाज में हैरानी साफ जाहिर थी, जैसे उसको जो हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, श्रेया, तुम्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया है। जाओ और जाकर जमकर तैयारी करो। कंपनी तुम्हारे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। श्रेया को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने कुछ देर तक कोई जवाब ही नहीं दिया। उसको चुन लिया गया था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको पहले कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसको लग रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवी दीदी। मैं पक्का पूरे दिल से तैयारी करूंगी। नवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो। श्रेया ने सच में नहीं सोचा था कि उसको इस रोल के लिए चुन लिया जाएगा। वो रोल बहुत जरूरी किरदार के लिए था और बहुत सी लड़कियां उसके लिए ऑडिशन देने आई थी, जबकि उसने तो पोर्टफोलियो में काफी झूठ लिखा था। श्रेया जब घर पहुंची, वह बहुत ही अच्छे मूड में थी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने वहां एक औरत को उस सोफे पर बैठे देखा जिस पर कबीर बैठा करता था। काव्या आई है, श्रेया ने मन में सोचा। हालांकि उसकी शादी महज एक समझौता थी, फिर भी काव्या से मिलना थोड़ा अजीब था। वो बस आशा कर रही थी कि भविष्य में कबीर उससे मिलने के लिए किसी और जगह का चयन करें। यह सच में बहुत अजीब था। लेकिन फिर भी क्योंकि काव्या वहां बैठी थी, श्रेया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। होलो, तुम बैठो, मैं अंदर जाती हूँ। आप लोग बातें कीजिए। काव्या एकदम से उठी और श्रेया को घूरते हुए बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल हमें मिलना तो है ही क्या? श्रेया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द उसने काव्या की आंखों में एक कठोरता देखी। वो साफ तौर पर दिख रही थी। काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मुझे कबीर ने बताया उसको ये शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। लेकिन मैं यह नहीं जानती कि तुमने कपूर परिवार से रजामंदी पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाई हैं। जो भी हो, मैं कुछ चीजें तुम्हें पहले से ही साफ कर देना चाहती हूँ। मैं कबीर के साथ बहुत वक्त से हूँ। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। तुम्हारे ये हथकंडे हमें अलग नहीं कर पाएंगे। आई होप तुम अपनी जगह समझती हो। मैं जानती हूँ कबीर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी एक इज्जत है, एक नाम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम जल्दी ही समझ जाओ कि वो तुम्हारी पहुंच के बाहर है। एकदम से श्रेया के दिमाग में जो काव्या की अच्छी इमेज थी वो खत्म हो गई। श्रेया अपने सामने खड़ी सुंदर और एलिगेंट लड़की को देखकर हंसने लगी। जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आपको कबीर पर पूरा भरोसा है, तो आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है।
फिक्र मत करिए मिस काव्या, मैं भी कबीर से शादी करना नहीं चाहती थी। वो बस एक हादसा था। मैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। जैसा कि आपने कहा, आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है। आप प्लीज कबीर पर भरोसा करना जारी रखिए। यह देखकर कि श्रेया ने कितने आराम से और लापरवाही से ये सब कह दिया, काव्या के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वो कमाल का है। उसके पीछे बहुत लड़कियां पागल है, न तो तुम पहली हो और न ही आखिरी। मिस श्रेया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। ध्यान से रहना। कबीर मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो किसी और लड़की के जाल में नहीं फंसेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ भी किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ईपी 13 काव्य से मुलाकात। काव्या बड़ी अकड़ में खड़ी हुई थी। सर से पांव तक उसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे। वो चमक रही थी और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो और भी श्रेष्ठ दिखाई दे रहे थे। हाँ, कभी ये सोचना भी मत कि तुमने कबीर से शादी की है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं उसको सीधा बोल दूंगी। मुझे उसका तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। मैं उसको ये जगह छोड़कर मेरे साथ आके रहने को बोल दूंगी। चाहे तुम्हारी शादी उससे हुई है, लेकिन तुम दोबारा कभी उसे देख नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे घटिया इरादों पर मैं पानी फेर दूंगी। तुम उसकी पत्नी कैसे बन गई जब वो मुझसे प्यार करता है? हालांकि काव्या के चेहरे पर घमंड दिखाई दे रहा था, लेकिन श्रेया जानती थी कि वो गुस्से में है और लाचार महसूस कर रही हैं। श्रेया को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको काव्या पर तरस आ रहा था। शायद यह इन अमीर खानदान की एक कमी थी कि वे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। ये सभी इस कमी का शिकार थे। उसको काव्या के लिए बस बुरा लग रहा था, लेकिन अगर वो उतनी ही दुखी थी तो उसको ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? वो लोग एक बार में इस बारे में लड़ क्यों नहीं लेते? काव्या कबीर से लड़ने के बजाय श्रेया के पास आई। श्रेया ने अंदर ही अंदर सोचा, मैं नहीं जानती थी कि चीजें इतनी उलझी हुई है, वरना तो कभी इतनी आसान से इस शादी के लिए राजी नहीं होती। किसे पता था कि कबीर की एक गर्लफ्रेंड है जो उससे इतना प्यार करती है। श्रेया ने सीधे काव्या को कहा, अगर कबीर तुम्हारे साथ रहता है तो मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश होंगी। तुम जरूर उसे ऐसा करने के लिए कह सकती हो। काव्या श्रेया से सच में नफरत करती थी। वो जितना उसे देख रही थी उतनी ही उसकी नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी, खासकर इसलिए कि इतने नीचे दर्जे की औरत कबीर जैसे अमीर इंसान की पत्नी कैसे हो सकती है। श्रेया दिखने में काफी सुंदर थी, हालांकि वो देखने में शरीफ और सच्ची थी। लेकिन अक्सर शरीफ दिखने वाले लोग ही सबसे चालाक होते हैं। काव्या इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि कुछ भी हो, श्रेया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो कभी भी कबीर और उसके साथ रहने से सहज नहीं हो सकती थी। काव्या ने जाने से पहले श्रेया को बहुत कड़वी नजरों से देखा। उस रात जब कबीर घर वापस लौटा तो घर में एक अलग ही तरह का सन्नाटा था। कबीर ने पूछा, मैडम कहाँ है? नौकरानी ने तुरंत जवाब दिया, सर मैडम बेडरूम में है। कबीर बेडरूम की तरफ चला गया। उसने नहीं सोचा था कि अंदर जाते ही श्रेया की नंगी कमर उसको दिखाई देगी। उसने जाते ही सीधा दरवाजा खोल दिया। वो कपड़े बदल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, श्रेया डर और हैरानी के मारे लगभग कूद ही पड़ी। कबीर! वो चिल्लाई। सिर्फ चिल्लाने तक तो ठीक था, पर वो हैरान होकर पीछे मुड़ गई। अब सिर्फ कमर ही नहीं, बाकी सब भी कबीर के सामने था। वो एकदम से रुक गया। श्रेया ने जल्दी से खुद को ढका
और अपने सामने खड़े इंसान को घबराते हुए बोली, कबीर, क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? कबीर ने उसके मोम जैसे सफेद शरीर को देखा। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने अपनी नजरें हल्की सी घुमा ली। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मुझे लगता है यह मेरा बेडरूम है। श्रेया एक पल के लिए चुप हो गई। जब उसने दोबारा सोचा तो उसको लगा कि बोल तो ये सही रहा है, घर तो इसी का है। लेकिन नहीं, यह सही नहीं था। उसने कहा, माना कि यह तुम्हारा घर है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है? शादी के बाद इस घर में कम से कम आधा हिस्सा मेरा भी है। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, मुझे इस घर में रहने का अधिकार है। साफ शब्दों में यह मेरा भी बेडरूम है। कबीर ने बड़े मजे में अपना सिर घुमाया और बोला, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस तरह खुद को ढकने की जरूरत भी नहीं है। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया, जल्दी से मुड़ी और तेजी से हड़बड़ी में अपने कपड़े पहने। हालांकि कबीर पहले से ही कमरे में और आगे बढ़ गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और चुपचाप वहां से निकल गया। श्रेया खड़ी रही और उसको जाते हुए देखा। उसने अपनी पलकें हैरानी से झपकाते हुए सोचा, ये कबीर यहाँ क्या कर रहा है? काव्या ने तो कहा था वो इसे यहाँ वापस आने नहीं देगी, लेकिन ये तो फिर से यहाँ है। बाहर जाते हुए श्रेया ने अपने कपड़े ठीक करे। कबीर अपने डॉक्यूमेंट देख रहा था। उसने अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे उसने श्रेया को उधर देखा ही नहीं। श्रेया उसके पास गई, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करे। इस इंसान में काफी कमियां थी। क्या पता अब अगर वो अपने मुंह से एक शब्द निकाले तो वो उसे फिर से डांट दे। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगी, तभी जो इंसान इतनी देर से अपने डॉक्यूमेंट्स में आंखें गड़ाए बैठा था, फाइनली कुछ बोला, क्या कहना है तुम्हें? घबराकर श्रेया ने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से सांस लेते हुए सोचा, ये इंसान हमेशा सब कुछ अचानक से ही क्यों करता है? तो तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ? मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं चला, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बिना परेशान किए ही वापस चली जाती हूँ। श्रेया ने वापस आकर उसको समझाते हुए कहा। कबीर ने अपना सिर ऊपर उठाया। श्रेया ने उसको देखा। उसका चेहरा उसके हाथ पर रखा था और उसकी आंखें लाइट की रोशनी में नशीली लग रही थी। वो इतना सुंदर लग रहा था कि जिस पर कोई भी अपना दिल हार दे। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान सकता हूँ, उसने कहा। श्रेया वहीं जम गई। उसका चेहरा हल्का सा गर्म हो गया था। क्या उसको नहीं पता था कि जो उसने कहा वो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल था? कबीर ने श्रेया के चेहरे पर छाई हल्की सी लाली देखी तो हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम बीमार हो? श्रेया ने मना करते हुए कहा, तुम पागल हो। नहीं, मेरा चेहरा कोई लाल नहीं है, जरा भी नहीं। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी छुपा नहीं सकती और उसका फायदा भी उठाया जा रहा है। उसने मन में सोचा कि वो कबीर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो खुद को एक पेशेवर एक्ट्रेस समझती है, लेकिन कबीर शुरुआत से ही उससे ज्यादा प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। उसने साफ तौर पर अपने निजी मामलों को अपने व्यापार से अलग रखा था। उसका मानना था कि कबीर ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास प्यार करने को कोई है। इसीलिए वो अपने जज्बातों को बीच में आने नहीं दे रहा। उसके मुकाबले कबीर सच में एक प्रोफेशनल था। वो पूरी तरह से काव्या के प्रति वफादार था, जो उसे हार नहीं सकती थी। जब वो ये सब सोच रही थी तो कबीर ने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखा और उसको पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था। कबीर को हमेशा पहले ही कैसे पता चल जाता है कि उसे कुछ कहना है।
श्रेया ने कहा, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। वो मैं तो बस पूछना चाहती थी कि तुम वापस घर क्यों आए हो। कबीर ने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, क्यों मैं घर नहीं आ सकता क्या? श्रेया ने कबीर के चेहरे पर सच्चे भाव देखे। उसने उलझन में पड़कर सोचा, क्या काव्या ने कबीर को बताया नहीं कि उसे उसका यहाँ रहना पसंद नहीं। जब उसने दोबारा कबीर के चेहरे पर शक के भाव देखे तो उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए। वो उसके और काव्या के बीच में नहीं आ सकती थी, क्योंकि काव्या ने अभी कुछ नहीं कहा था। तो श्रेया को लगा कि उसे कबीर से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा अगर खुद काव्या ही उसे ये बताए। श्रेया को इनके आपसी मामले में दखल देना सही नहीं लगा। उसने अपने कंधे उचकाए और बोली, मेरा मतलब मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पूरा टाइम रहने की जरूरत है। आखिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी होने के बावजूद अलग रहते हैं, और तुम तो इतने बिजी भी रहते हो। तुम्हारे लिए हर वक्त यहाँ रहना अच्छा नहीं है। कबीर ने तिरछी नजरों से उसको देखते हुए पूछा, क्यों? मुझे बस ऐसा लगता है कि काव्या को तुम्हारा मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ न हो। कबीर को यह सुनकर हल्का सा झटका लगा। उसने कहा, मुझे लगा इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि यह मेरा घर है, और शायद हम दोनों इस बात से सहमत थे। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? ईपी 14 कबीर और काव्य। बात तो सही है, श्रेया ने सोचा। घर तो उसका ही है, उसको उसी के घर से बाहर निकालने का श्रेया का कोई हक नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लेती हूँ, श्रेया ने बड़ी निष्ठा से कहा। कबीर के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया। उसने उसकी तरफ देखना बंद किया और एकदम से उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें अलट पलट कर देखने लगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरे परिवार को पक्का शक हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारे रिश्ते में कुछ दिक्कतें हैं, और हो सकता है उनको हमारी शादी के झूठे होने पर भी शक हो जाए। अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो वो लोग जरूर बीच में पड़ेंगे और हमें वापस साथ रहने के लिए कहेंगे, और हमें फिर साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हें नहीं लगता वो ज्यादा परेशानी वाली बात होगी? बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, श्रेया ने सोचा। जाहिर है, जितना कबीर ने इस सब के बारे में सोचा था उतना उसने नहीं सोचा था। लेकिन अगर वो और तरीके सोचने की कोशिश करता तो शायद उसको एक बेहतर बहाना मिल सकता था। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज न हो जाए। अगर तुम सारा टाइम मेरे साथ रहोगे तो उसको जरूर बुरा लगेगा। सोचो तुम्हारे रिश्ते पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। बस बहुत हो गया। कबीर एकदम से खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव देखकर थोड़ी देर के लिए श्रेया डर गई और कुछ देर कुछ बोल नहीं पाई। अपने हाथ में अपना फोल्डर लेकर वो वहां से चला गया। श्रेया के पास से गुजरते हुए उसने कहा, तुम मेरी पत्नी होने का रोल ढंग से निभाने पर ध्यान दो। मेरे और बाकी औरतों के बीच में क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। जब कबीर अपना सामान लेकर वहां से चला गया तो श्रेया ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मुझे इनके मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे मामलों से दूर ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद कबीर वापस गेस्ट रूम में आया। उसने अपना फोल्डर नीचे रखा और शांत होने के लिए मेज को पकड़ लिया। लेकिन जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। जब वो गहरी सांसें ले रहा था तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम लिखा था। काव्या, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? हाँ कबीर, क्या तुम कुछ देर मेरे घर आ सकते हो?
मैं अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कबीर ने कहा। क्या हुआ, कुछ बहुत जरूरी बात है क्या? हाँ, मैं बहुत टाइम से तुम्हें ये बात कहना चाह रही थी। मुझे मिलकर ही बताना है। काव्या की आवाज और बातों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बहुत ही खास बात करनी है। कबीर को समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात है। काव्या के साथ इतने साल से होने की वजह से उसको ये तो पता चल गया था कि काव्या थोड़ी बिगड़ैल तो है। आखिर वो कितने अमीर घर की छोटी बेटी थी। उसको बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। हालांकि वो ऊंचे दर्जे पर थी, उसके पास सब कुछ था, अच्छे संस्कार थे और काफी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें थोड़ा गुस्सा भी था। कबीर को लगता था कि ये नॉर्मल है, इसलिए वो हमेशा उसके सामने हार मान लेता था। इसलिए चाहे वो उससे कितनी ही जिद में या कितनी ही लापरवाही से बात करे, वो सब स्वीकार कर लेता था। कबीर बिना ज्यादा वक्त लिए उसके घर पहुंच गया। काव्या अकेली थी। उसके अपार्टमेंट में एक फेमिनिन खुशबू थी जो कबीर को हमेशा सहज महसूस कराती थी। जब कबीर अंदर आया तो उसने काव्या को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत दुखी हैं, जैसे वो मुरझाई हुई और अकेली हो। कबीर उसके पास गया और बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया काव्या, क्या बात है? काव्या ने कबीर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कबीर, मैं जानती हूँ तुम शादी के वक्त कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारी मर्जी भी नहीं थी इस शादी में, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लगता है। कबीर को बुरा लग रहा था और काव्या के एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल पसीज गया। जब कबीर ने काव्या की तरफ देखा तो वो काफी असहाय और दयनीय लग रही थी। मैं जानती हूँ मुझे इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारे आसपास कोई दूसरी लड़की है, मैं सहन नहीं कर पाती। कबीर ने उसकी तरफ देखा और दुखी होकर आह भरते हुए कहा, मैं समझता हूँ यह मेरी गलती है, मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ। काव्या, रियली सॉरी, मेरे पास सच में अपने परिवार की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चारा नहीं था। मेरे दादाजी को तो तुम जानती ही हो, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। कबीर काव्या को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये बताना ठीक नहीं समझा कि उसके परिवार ने उसे मनाने के लिए काव्या को मोहरा बनाया था। मैं जानती हूँ, काव्या ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थी। मैं जानती हूँ, सब समझती हूँ और मैं तुम्हारा साथ भी देना चाहती हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम अगर उस घर से बाहर रह सको, उस औरत के साथ मत रहो। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, तुम कहीं न कहीं तो रह ही सकते हो न। हम दोनों वहां साथ में रहते हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक बेड पे नहीं सो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि तुम उस औरत के साथ रहो। कबीर को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि काव्या ऐसा कुछ कहेगी। वो एक जायज रिक्वेस्ट थी और कबीर इस बात को समझता था। वो श्रेया के साथ रह रहा है और यह जानना ही काव्या के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसने काव्या को अभी तक यह नहीं बताया था वो श्रेया के साथ सो चुका है, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो एक घटना एक दुर्घटना थी और वो चिंता नहीं करना चाहता था और काव्या को भी परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अफसोस, काव्या तो पहले से ही चिंतित थी। कोई भी औरत इस तरह उसकी अचानक शादी एक्सेप्ट नहीं करती। माना कि वो एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे पर भरोसा भी था, लेकिन अब उसकी एक पत्नी थी। काव्या एक बहुत अच्छे परिवार से थी, उन्होंने उसे अच्छे संस्कार भी दिए थे।
भले ही उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उसको निश्चित रूप से एक सुयोग्य लड़का शादी के लिए मिल जाएगा और कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी इज्जत पहले ही कबीर के लिए दांव पर लगा दी थी। लेकिन फिर भी कबीर ने बड़ी शांति से उससे कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। जैसे ही काव्या ने यह बात सुनी, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। बस इतना ही कबीर ने कहा, काव्या, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझे छोड़ दो और कहीं और खुशी ढूंढ लो। लेकिन मेरी अपनी कुछ चिंताएं हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकता। कहीं न कहीं कबीर को किसी भी औरत के साथ रहना पसंद नहीं था। आखिर वो अभी भी बीमार था। वो किसी औरत के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं था, चाहे वो काव्या ही क्यों न हो। रही बात श्रेया के साथ रहने की, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रहा था उसके साथ एडजस्ट करने की, लेकिन असल में अगर उसके पास कोई च्वाइस होती भी तो भी उसका काव्या के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। जब काव्या ने कबीर की आखिरी बात सुनी तो उसने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें अपना वादा जरूर निभाना चाहिए। वापस जाते वक्त जब कबीर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठा था तो वो दुखी होकर बाहर देख रहा था। काव्या एकलौती लड़की थी जिससे कबीर का करीबी रिश्ता था। उसने उसकी बीमारी के कितने ही लक्षण झेले थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत साल से एक दूसरे के साथ थे। वो कुछ भी नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं कर सकते थे, न हाथ पकड़ना, न किस करना, क्योंकि जैसे ही काव्या उसके करीब आती थी उसके शरीर पर घाव होने लगते थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो कबीर के साथ रही। कबीर के दिल को यह बात छू गई थी। इतने सालों से जब से वो साथ हैं, कबीर खुश है। बेशक वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अचानक ही वो किसी दूसरी लड़की के साथ सो चुका था। जब कबीर अपने घर के अंदर घुसा तो उधर हवा में एक अलग ही खुशबू थी। रात होने ही वाली थी। इसका मतलब सभी नौकर तो बहुत पहले ही अपने कमरों में जा चुके थे। अगर ऐसा है तो मतलब घर पर सिर्फ श्रेया ही थी। जैसे ही वो किचन की तरफ मुड़ा, उसने श्रेया को बैठे हुए देखा। उसकी एक टांग दूसरी कुर्सी पर रखी थी और वो बड़े आराम से बैठी थी। उसकी टांगें लंबी और मुलायम थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने जीन्स और टैंक टॉप पहना था। उसके सामने एक बाउल रखा था जिसमें से वो खुशबू सारी हवा में फैल रही थी। जाहिर तौर पर वो खाना खा रही थी। ईपी 15 भूख लगी है। कबीर ने उसे अपना फोर्क उठाते हुए देखा। उसने उसको बाउल में घुमाया, कुछ नूडल्स उठाकर अपने मुंह में भर लिए और बड़ी खुशी से खाने लगी। कबीर ने हैरान होकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया ने तुरंत हैरान होकर अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने कबीर को देखा, वो लगभग कुर्सी से गिर ही गई। कबीर, तुम चलते हुए कोई आवाज क्यों नहीं कर सकते? उसने चिल्ला दिया। अपनी छाती पर हाथ रखकर जोर से हांफते हुए उसने कहा, मुझे लगा उधर कोई भूत है। कबीर ने पूछा, तुम खाना बना रही थी? उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रेया को खाना बनाना आता होगा। श्रेया ने अपने बाउल की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, नए महान शेफ दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बना रहे थे। ओह, तो वो इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी और कबीर को लगा कि श्रेया इतना अच्छा खाना बना रही थी जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये सही वक्त है इस बदतमीज लड़की से दूर भाग जाने के बारे में सोचने का? कबीर ने कहा, तो तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? श्रेया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पानी बहुत अच्छा उबाल लेती हूँ। मैंने कभी उससे ज्यादा नहीं पकाया। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की बिना कुछ सीखे बड़ी कैसे हो गई। श्रेया ने कहा, अब तुम घर इतनी देर से वापस आए हो तो तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं?
खाओगे? श्रेया ने अपना बाउल कबीर के आगे करते हुए पूछा। कबीर ने झांक कर देखा कि उसमें क्या है। देखने में तो अच्छा रहा था। उसमें सब्जियां थी, मीट था, अंडे थे और सूप के साथ तो वो सब और भी स्वादिष्ट दिख रहा था। कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसने बिना जाने ही अपने होठों पर जीभ फेरी। कबीर बिना हिले वहीं खड़ा रहा। जब उसने श्रेया को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने गहरी सांस ली और उसको डांटते हुए बोला, इतनी देर से खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। मैं आमतौर पर इतनी देर रात को खाना नहीं खाती, लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं खुद को ये इनाम दे रही हूँ। उसने दोबारा फोर्क से नूडल्स उठाए और कबीर के मुंह के सामने कर दिया और हल्का सा मुस्कुराने लगी। खुशबू सूंघकर कबीर के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने हार मानते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ, पहले मुझसे दूर हटो। श्रेया ने जल्दी से नूडल्स उसके मुंह में ठूंस दिए। 2-4 बार चबाने के बाद कबीर को भी वो काफी स्वाद लगे। नमक बहुत तेज है, खाने के बाद उसने टिप्पणी की। हालांकि ये कहने के बावजूद भी वो खाता रहा। धीरे धीरे उसने सारा बाउल खत्म कर दिया। श्रेया बिना कुछ कहे उसे बस देखती रही। कबीर ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और श्रेया की तरफ देखा। क्या हुआ? श्रेया ने कहा, क्या तुमने आज से पहले कभी इंस्टेंट नूडल नहीं खाए? अब तो खत्म करने के लिए बस सूप ही बचा है। हाँ? नहीं खाए? तो कबीर ने श्रेया की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहा। श्रेया ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, आज तक इंस्टेंट नूडल नहीं खाए। तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी गिरा हुआ है। इंस्टेंट नूडल जिंदगी का एक अनमोल तोहफा है, बहुत स्वादिष्ट, और तुमने लगभग इसे मिस ही कर दिया था। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तो तुम्हें कभी ये लाजवाब चीज खाने को ही नहीं मिलती। कबीर ने चुपचाप श्रेया को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हुए सुना। उसने आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये जंक फूड है। श्रेया ने उसको ठीक करते हुए कहा, स्वादिष्ट जंक फूड। कबीर ने अपना सिर जोर ऐसे हिलाया और बिना कुछ कहे बस उसको देखता रहा। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जब मैंने पेट भर कर खा लिया है और मैं बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। श्रेया को देखकर कबीर ने पूछा, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हो। श्रेया ने कहा, जरूर, मैं जल्दी ही एक अहम भूमिका निभाने जा रही हूँ। हालांकि मुख्य किरदार मेरा नहीं है, लेकिन मेरा किरदार पूरी कहानी में दिखेगा। मैं फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। जब श्रेया ये सब कह रही थी, वो बहुत खुश लग रही थी और गर्व महसूस कर रही थी। खुशी खुशी उसने अपना हाथ कबीर के कंधे पर रख दिया। कबीर ने थोड़ा गुस्से में उसके हाथ को देखा, लेकिन श्रेया को कोई खबर ही नहीं थी। वो तो खुशी खुशी अपनी बढ़ाई करने में लगी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, मिस श्रेया को अपना पहला बड़ा रोल एक दिन मिल जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि रिया सेकेंड मैन रोल कर रही है। मुझे नहीं पता उसके मेरे साथ कोई सीन है या नहीं। आई होप ना ही हूँ। मुझे डर है मैं उसकी शक्ल देखकर कहीं उल्टी ही न कर दूं। कबीर ने एक बार श्रेया के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें उसके हाथ पर ही टिकी हुई थीं। उसने हल्का सा खांसते हुए अपना चेहरा ऊपर किया और श्रेया की तरफ बड़ी गंभीरता से देखा, जैसे कि उसे एकदम से कुछ याद आया है। श्रेया ने जल्दी से नीचे देखा। ओह नो, सॉरी सॉरी। उसने जल्दी से कबीर के कंधों पर थपथपाया जैसे वो उसके कपड़ों से सिलवटें हटा रही हो। उसके बाद उसने वापस कबीर को देखा, जो कि ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को चबाते हुए उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं एक बड़बोली और मूर्ख लड़की हूँ।
इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि अगर हम साथ में रहेंगे तो मेरी वजह से तुम परेशान होते रहोगे। जैसे उसने कुछ सोचा हो, कबीर ने श्रेया को देखा और बोला, तो तुम अभी भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? श्रेया ने सीरियस होकर कबीर को देखा और कहा, हाँ, हम दोनों ने इस पर सहमति जताई थी कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो तुम टेंशन मत लो, अगर तुम काव्या के साथ रहते भी हो तो मैं तुम्हारी इस बात को छुपाने में मदद करूंगी। वैसे भी ज्यादातर तुम बिजी ही रहते हो, तो अगर तुम्हारे घर वाले अचानक से आ भी जाते हैं तो मैं इसी को बहाने की तरह इस्तेमाल कर लूंगी। मैं कह दूंगी तुम बाहर गए हो, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए या किसी मीटिंग के लिए, मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं। जब तक तुम बीच बीच में कभी कभी घर आते रहोगे कुछ नहीं होगा। अगर तुम काव्या के साथ रहना चाहते हो तो जाओ, अपने परिवार को पता चलने की चिंता मत करो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। उसकी नजरें गहरी थीं, रहस्यमयी, जैसे कुछ सोच रही हो। उसकी नजरों में श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी नजरें बहुत गहरी थी, जैसे वो किसी भी इंसान के मन की बात पढ़ सकता हो। उसका घुरना थोड़ा ज्यादा ही कामुक था। एकदम से कबीर ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, उसने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, घर बदलना बहुत परेशानी का काम होगा और वैसे भी एक और भी बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम्हारी बेवकूफियों के चलते तुम पक्का कोई न कोई गड़बड़ जरूर कर दोगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेले सब कुछ संभालने के लिए छोड़कर चला जाऊं तो उसका मतलब होगा मैं अपनी समस्या तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं और मुझे अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंपना पसंद नहीं, खासकर किसी ऐसे इंसान के हाथ में जिसके समझदार होने पर मुझे शक हो। श्रेया को बहुत गुस्सा आया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा सीधा कहो, इस तरह बिना मतलब की मेरी बेइज्जती मत करो। मेरी समझदारी में क्या कमी है? लेकिन कबीर उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर ये उस लड़की की सलामती का सवाल था जिससे कबीर प्यार करता था, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में था और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। श्रेया खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि उनके बीच की समस्या ऐसी थी जैसे किसी कहानी में हो। वो कहानी की विलेन थी जो दो प्यार करने वालों के रिश्ते को खराब करती है और उनके बीच में तनाव पैदा करती है। चेहरे पर एक शांत भाव के साथ कबीर उठकर वहां से दरवाजे की तरफ जाने लगा। तो निष्कर्ष यही है कि तुम मुझे यहां से निकालने की कोशिश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। फिलहाल हम अपनी शादीशुदा जिंदगी एक साथ रहकर ही गुजारेंगे। तुम्हारे लिए बढ़िया यही होगा अगर तुम इसकी आदत डाल लो और मेरी पत्नी होने का किरदार अच्छे से निभाओ। ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कबीर बीच में ही रुका और दरवाजे से निकलने से पहले इतना बोला, इतना सोचने के लिए थैंक यू।